तो हेडिंग डालो नंबर सिस्टम, ठीक है। हिंदी में कहते हैं संख्या निकाय, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या निकाय इसको हिंदी में बोलते हैं, संख्या निकाय। देखो सबसे पहले जो है कक्षा 9 में जो स्टार्टिंग आपके मैथ की हो रही है उसमें आपको क्या करना है कि कुछ बेसिक चीज़ें समझना है। जैसे नंबर के विषय में आप नहीं जानते हो, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, हालांकि कक्षा 8 में थोड़ा बहुत रहा होगा, है ना। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, फिर उनको किन संकेतों से निरूपित करते हैं, ये आना चाहिए साथ में। फिर कुछ सर्वसमीकाएँ होती हैं, जैसे ए धन बी का होल स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र, ठीक है। संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, जैसे संख्या रेखा होती है लाइन नंबर जिसको कहते हो, उस पर किसी संख्या को बताना है कि 0 कहाँ आता है, -2 कहाँ होगा। तो ये इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आगे उसकी शुरू करेंगे। तो देखो जो नंबर सिस्टम है उसमें सबसे पहले आपको कुछ संख्याओं के प्रकार देखना है। जैसे देखो सबसे पहले होती है प्राकृत संख्याएं, ये प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या होती है, कहीं कहीं इसको प्राकृतिक संख्या भी लिखा जाता है। इसका जो संकेत है वो n होता है, यानी कैपिटल N से अगर लिख दिया जाए तो इसमें सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है, यानी संग्रह होता है। अब प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनसे गिनती की जाती है, काउंटिंग नंबर। अच्छा गिनती किससे करते हो, जैसे तुम्हें 10 लोग खड़े हैं और कहा जाए इनकी गिनती करो, तो तुम क्या बोलते हो, 1 2 3 4, ऐसे करते हो कि नहीं करते हो। तो प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो क्या करने के काम में आती हैं, गिनती करने के काम में आती हैं। यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम 1 2 3 4 और इस तरह करके ढेर सारी संख्याएं जो होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, नेचुरल नंबर, और इनकी गिनती अनंत होती है। यानी तुमसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर कितनी होती हैं तो आप क्या बोलोगे, कितनी होती है, अनंत। अनंत का मतलब इनका कोई अंत नहीं है, चाहे जितनी खींच दें। तो ऐसी संख्याएं जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, जिनसे हम गिनती करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। इसमें 0 नहीं हो सकता है, इसकी शुरुआत 1 से होगी, और इसमें माइनस की संख्याएं भी नहीं होती। तो बोलो इतनी बात समझ में आ गई, ये क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं। जो दूसरा है ना, देखो दूसरा ये तुम्हें जानना जरूरी है, पहले समझ लो बाद में उतार लेना। जैसे दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर्स, राइट। अब पूर्ण संख्याएं जो होती हैं इसमें सारे पूर्णांक आते हैं। पूर्ण संख्या जो होती हैं इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर आप पढ़ते हो, अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को मिला दो, देखो पूर्ण संख्याएं का मतलब होता है होल नंबर। अभी इसके बाद पूर्णांक आएंगे। तो होल नंबर क्या होता है कि जो तुम्हारे पास नेचुरल नंबर है, अगर उस नेचुरल नंबर में तुम क्या करो कि 0 को भी शामिल कर दो, यानी W बराबर ये हो जाएगा। देखो नेचुरल नंबर कौन कौन सी थी, 1 2 3 4 ये थी, बताओ। इसमें अगर किसको शामिल कर दें, 0 को, तो अब ये सब की सब क्या हो जाएंगी, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल करने पर, 0 को शामिल कर दिया जाए तो जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद आते हैं पूर्णांक में। तीसरा नंबर है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। ये इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इंटीजर, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, देखो ऐसा है, देखो ये पूर्ण संख्याएं हैं,
इसमें 0 से लेकर के 1 2 3 4 आगे तक चले। अगर 1 2 3 4 है तो उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर नेचुरल नंबर में 0 को मिला दें तो क्या होती हैं, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन अब अगर हम क्या करें कि अगर हम निगेटिव की भी संख्या ले लें, जैसे नेचुरल नंबर में आपने देखा था कि सब पॉजिटिव पॉजिटिव संख्याएं थी, राइट है, 0 मिलाया तो पूर्ण संख्याएं बन गई। अब अगर हम क्या करें कि 0 से पहले वाली जो संख्याएं हैं उनकी निगेटिव, भाई 0 से छोटी संख्या सब निगेटिव ही तो होती हैं, ऋणात्मक होती है ना। तो देखो ऐसे पूर्णांक संख्याओं को हम जेड से निरूपित करते हैं। एनसीईआरटी में जेड से निरूपित किया जाता है, कहीं कहीं आई से भी व्यक्त करते हैं। इंटीजर काहे से शुरू हो रहा है, आई से, तो कहीं कहीं आई से भी शुरू करते हैं। अब इसमें देखो क्या आएगा, ऐसे माइनस का 4 आ गया, माइनस का 3 आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 1 आ गया, 0 आ गया, 1 2 3 4 और इस तरह जितनी भी ये टोटल नंबर्स होंगे ये सब कहलाते हैं पूर्णांक। तो देखो पूर्णांक का मतलब आटा बटा वाली संख्या नहीं हो सकती, फिर पूरी की पूरी संख्या हो, पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो, 0 भी हो। देखो इसमें पूरी की पूरी ये भी पूर्णांक है, ये संख्याएं सब पूर्णांक हैं। पूर्णांक संख्या जो होती है वो पूरी की पूरी होती है, उसमें न दशमलव की संख्या आती है न आटे बटे की संख्या आती है। 1 आएगा, 5 आएगा, 5 बटे 2 नहीं हो सकता, 5 बटे 3 नहीं होगा नेचुरल नंबर, पूरी की पूरी संख्या होंगी। तो जैसे 1 2 3 4 ये संख्या हो गई, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। इसमें पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक। जब आप नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हो, यानी 0 को भी शामिल कर लेते हो, तो वो आपकी हो जाती है कैसी संख्या, पूर्ण संख्याएं। इतनी बात समझ में आ गई है। इंटीजर पूर्णांक जो होते हैं बेटा, उसमें जो नेचुरल नंबर में आप पॉजिटिव लेते हो, इसमें आप निगेटिव को भी ले लो। जैसे उसमें +1 लिया है आपने, बोलो, इसमें -1 भी शामिल हो गया। उसमें देखो +2 था, इसमें +2 तो है ही है, -2 भी हो गया। यानी जितनी नेचुरल नंबर हैं उनके निगेटिव भाग भी इसमें जोड़ दो। निगेटिव तो समझते हो ना, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक भाग भी जुड़ गए। तो धनात्मक ये हो गई इधर, ऋणात्मक भी हो गई और 0 भी हो गया, तो ये पूर्णांक हो गया। इसका मतलब पूर्णांक को अगर हम डिवाइड करें तो 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन सा, देखो जो पूर्णांक होते हैं ये 3 भागों में आप बांट सकते हो। सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक, Z+ कहते हैं इसको, यानी पूर्णांक तो ले, इनमें से संख्याएं ले, लेकिन कैसी संख्याएं, प्लस वाली, धनात्मक पूर्णांक। तो जो पहला भाग होता है वो होता है धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन सी आएंगी, सब नेचुरल नंबर। यानी कि धनात्मक भाग बोल इसमें कौन कौन सा है, 1 2 3 4 यही तो आएगा। और ये चीज़ क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो इसमें जो आएंगे वो आपके आएंगे 1 2 3 इस तरह। एक होता है सिंगल शून्य पूर्णांक बोलते हैं, इसमें खाली शून्य ही आता है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आती, तो ये 0 पूर्णांक है। और एक होता है लास्ट में ऋणात्मक पूर्णांक, इसको Z- कहते हैं, मैं प्लस लगा गया, इसको Z क्या बोलते हैं, माइनस, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखो पूर्णांक तो ये भी हैं, लेकिन इनमें कौन सी चीज़ें लेना है, ऋण वाली। ऋण वाली में कौन कौन सी, जैसे -4 -3 -2, इधर डॉट 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 लगाने का मतलब समझते हो, -5 भी होगा, -6 भी होगा। तो इसमें जो संख्याएं आ जाएंगी वो -4 -3 -2 -1 और इधर चाहे जहाँ तक चले जाओ। तो देखो सबसे पहले 3 चीज़ें समझो आप, ठीक है। ये संख्या प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, इनमें 1 2 3 4 इस तरह शुरू होगा। पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें नेचुरल नंबर के साथ साथ 0 शामिल कर दो, तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनमें सारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं, सारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और साथ में क्या होता है, शून्य पूर्णांक। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक बोलो कई प्रकार के, 3। कौन कौन से, नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक, नंबर 2 शून्य पूर्णांक और नंबर 3 ऋणात्मक पूर्णांक। तो इतना समझ में आ गया। अब देखो जो तुमने अभी देखा, नेचुरल नंबर, इंटीजर और टाइप्स ऑफ इंटीजर, इंटीजर के प्रकार भी देखा, पूर्ण संख्याएं भी देखी,
प्राकृत संख्याएं भी देखी। अब 3 संख्याएं जरा और देखो। एक होता है सम पूर्णांक, एक होता है विषम पूर्णांक, और एक होता है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या सुने होगे तुम। तो देखो अब एक मैं लिख रहा हूं यहां पर सम पूर्णांक संख्याएं, सम पूर्णांक संख्याएं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इवन इंटीजर, सम पूर्णांक संख्याएं, इवन इंटीजर नंबर, सम पूर्णांक। तो ऐसी प्राकृत संख्याएं, देखो ऐसी या ऐसे पूर्णांक कह लो, प्राकृत संख्या न कह के, ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाज्य हों। ये सब कोई जानता है। आप कक्षा 9 में हो, ये तो कक्षा 7-8 से सबको पता रहता है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से ना कटे उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो सम पूर्णांक संख्याएं, इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं इवन इंटीजर। ये तो ऐसे पूर्णांक जो कि 2 से विभाज्य हैं उन्हें हम बोलो क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सम पूर्णांक, सम पूर्णांक कहलाते हैं। ये तो ये बेसिक चीज़ें हैं, यानी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको ये जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में आते जाएंगे। अच्छा उदाहरण से बताओ जरा, इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं? जैसे +2 -2, प्लस का भी 2 और माइनस का भी 2। इसी तरह +-4, +-6, +-8। ये ऐसी संख्याएं हैं, ऐसे पूर्णांक है देखो कि जो 2 से क्या हैं, विभाज्य हैं, कट जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं सम पूर्णांक संख्याएं। इसी का उल्टा बोलो तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक संख्याएं, आड इंटीजर्स, राइट। आड माने विषम होता है, देखो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जाना करो। तो ये आड विषम संख्याएं, आड इंटीजर्स, ठीक है, विषम पूर्णांक। तो ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाज्य ना हो, जो 2 से विभाज्य ना हो, यानी जो 2 से ना कटे, ये लो, समझ में आ गई बात। तो 2 से कौन कौन नहीं कटता, 1 नहीं कटता, 3 नहीं कटता, 5 नहीं कटता। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने मन से लिख सकते हो, चाहे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डाट डाट डाट, चाहे जितने लिख लो। अब जो 2 से ना कटें वो ढेर सारी, चाहे जितनी संख्या लिख लो। प्लस माइनस की दोनों भी हो सकती हैं, -3 भी तो हो सकता है, -2 भी तो हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर क्या करो कि +2 को उदाहरण दिया करो, राइट है। तो देखो सुनो, ये हो गया सम पूर्णांक संख्याएं, ये हो गई विषम पूर्णांक संख्याएं। अब एक होती है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं को कहते हैं अंग्रेजी में प्राइम नंबर, PRIMENUMBER, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी से न कटें। जैसे मान लो मैं यहां पर लिख दूं 2, तो ये 1 से कट जाएगा और खुद से कट जाएगा, 2 हो गया। 3 1 से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा, लेकिन किसी और संख्या से नहीं कटेगा। 5 1 से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने 6 लिखा तो बताओ 6 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो क्या फिर यह भाज्य कहलाएगा? न कहलाएगा। अगर मैं 8 लिखूं तो 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी 2 से कट जाएगा, वो 8 है, वो 2 से कट जाएगा। जबकि इसकी शर्त है कि जो स्वयं और 1 इसके अतिरिक्त किसी से ना कटें। तो इसका मतलब इसमें 7 आ सकता है, बोलो 11 आ सकता है, 13 आ सकता है, 17 आ सकता है, 19, इस तरह की संख्याएं जो आएंगी उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। डिफिनीशन होती है जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ये मैं आपको इसलिए बेटा लिखा रहा हूं, देखो
क्योंकि इनकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब मान लो मैंने कह दिया कि देखो ये विषम संख्या है, तो कम से कम आपको पता रहे कि हाँ ये विषम है, क्योंकि विषम के विषय में आप जानते हो। मैंने कह दिया चलो भाई ये दो अभाज्य संख्याएं लेना है, तो आप खट से जान गए कि यार अभाज्य संख्या तो ऐसी संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से ना काटें। तो 3 ये प्रकार हो गए, इसको नोट कर लो। अब इसके बाद एक संख्या आती है सह अभाज्य, एक ये नाम आता है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। अब अगला जो आता है वो आता है सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। अभी आपने प्राइम नंबर देखा था कि नहीं देखा था? प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। अब आ गया सह अभाज्य संख्याएं। देखो ऐसी दो संख्याएं जो जिनका कोई गुणनखंड सेम ना हो, कॉमन ना हो, यानी ऐसी दो संख्याएं जो किसी एक ही संख्या से न कटे, उन्हें हम को प्राइम करते हैं, को प्राइम संख्याएं। यानी दो, सुनो मैं यहाँ पर लिखे भी देता हूँ, ऐसी दो संख्याएं, या मैं यहाँ लिखे देता हूँ पूर्णांक, जिनका, ऐसे दो पूर्णांक जिनका कोई सार्वभाजक गुणनखंड ना हो। ये देखिए मेन चीज ये यहाँ पर मैंने लिखा, सार्वभाजक गुणनखंड ना हो, ये है। जैसे मान लो मैं लिख दूं यहां पर 2, 3, ये देखो, तो ये बताओ 2, 3 क्या किसी एक ऐसी संख्या से कट सकते हैं जो एक ना हो? अरे कोई ऐसी संख्या बताओ जिससे 2 भी कट जाए, 3 भी कट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। केवल एक है बस, तो एक हमें लेना नहीं है। अब इधर सुनो, जैसे मैंने लिखा 8, 9, तो कोई ऐसी संख्या है जो जिससे 8 भी कट जाए, 9 भी कट जाए? नहीं हो सकती। जैसे 2 से 8 कट जाता है तो 2 से 9 नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए आपने लिया 15, 16, तो देखो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 15 को भी विभाजित करे और 16 को भी विभाजित करे, क्योंकि 15 3 से कटता है तो 16 3 से नहीं कटेगा। 15 5 से कटता है तो 16 5 से नहीं कटता। 16 2 से कटता है तो फिर 15 नहीं कटता। इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। ये कहाँ काम आता है? जब हम परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ते हैं। परिमेय संख्या आपने कक्षा 8 पढ़ा होगा, याद होगा, देखना परिमेय संख्या क्या है। तो अब अगला नंबर है परिमेय संख्याएं। ये हाँ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसकी परिभाषा क्या है? देखो, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप की हों। अब कहीं कहीं X/Y भी लिख देगा तो उससे कोई फर्क नहीं। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप की हों, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप की हों, ये लो पहला। लेकिन शर्त है इसमें भी, P/Q के रूप की, P/Q के रूप की तो हों, लेकिन P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। समझ गए ना? P और Q दोनों पूर्णांक। जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन इतने से भी काम चलने वाला नहीं है। P और Q पूर्णांक हैं, लेकिन इनका कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों सहअभाज्य हों तथा दोनों सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य। अभी मैंने तुम्हें बताया था सहअभाज्य का मतलब क्या हुआ। ऐसी दो संख्याएं जो एक ही संख्या से न कटें, सेम संख्या से न कटें। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे इसका देखिएगा, मैं उदाहरण लिख रहा हूं 3/4। ये एग्जाम्पल मैंने दिया। तो बताओ 3/4 है, उसमें 3 पूर्णांक है कि नहीं है? बोलो है। पूर्णांक संख्या भी पढ़े हो ना? तो 3 पूर्णांक है कि नहीं है? 4 पूर्णांक है कि नहीं है? है। तो 3 और 4 दोनों पूर्णांक हैं। ये संख्या P/Q के रूप की देखो लिखी है, जिसमें P कौन है? 3 और Q कौन है? 4। दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। लेकिन ये बताओ कोई ऐसी संख्या हो सकती है क्या जिससे 3 भी कट जाए और
4 भी कट जाए, काट सकते हो क्या? जैसे मान लो ये 8/10 लिखा है, सुनो, तो 8/10 को तुम कहते हो दो दो चौको 8 और 2 पंचे, सीखे हो कि नहीं सीखे हो? तो अगर दोनों 2 से कट गए तो 8 और 10 सहअभाज्य नहीं है, फिर ये को प्राइम नहीं है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 7/9, तो ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 7 भी पूर्णांक है, 9 भी पूर्णांक है, और 7 और 9 सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब तुम चाहो भी काटना तो नहीं काट सकते, जैसे इसको काट लिया, इसको नहीं काट सकते। इसी तरह जैसे मैं लिख दूं 11/13, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी क्या है? पूर्णांक है। बोलो है पूर्णांक, तो ये भी किसी संख्या से नहीं कटती है। अच्छा ये बताओ, जो आपने परिमेय संख्या पढ़ा, परिमेय संख्या की तुमने परिभाषा पढ़ा कि एक ऐसी संख्या जो P/Q के रूप की हो, पढ़ा, जिसमें P और Q पूर्णांक होना चाहिए। अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ, ये एक 4 संख्या मैंने लिखा, बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, 4/1, तो 4 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटती, एक को छोड़ के, ये पहले बता चुका हूं। तो इसको हम कहते हैं पूर्णांक परिमेय, क्योंकि ये संख्या पूर्णांक भी है और साथ में क्या है? परिमेय भी है। अगर खाली 4 पढ़ो तो पूर्णांक कहते नहीं उसे, और 4/1 लिख दो तो परिमेय संख्या हो गई। इसका मतलब ये संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। तो समझ गए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसका बहुत काम पड़ेगा, अभी आएंगे क्वेश्चन, आपके पहले ही चैप्टर में हैं परिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, नंबर सिस्टम है, तो उसमें पहले ही आपको मिलेंगे कि परिमेय संख्या बताओ, ये बताओ, वो बताओ। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो परिमेय न हो। सीधी सीधी बात है। अगर आपसे पूछे, अब एक और आता है ना, अपरिमेय संख्याएं, तो अगर मैं यहां पर इधर लिख दूं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हैं किसके? अभी बता रहा हूं। परिमेय संख्या हो गया, अब परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या आया, मतलब परिमेय संख्या एक हो गई और एक हो गई अपरिमेय संख्या। इसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इसकी जो अंग्रेजी होती है वो इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जो परिमेय न हो, ऐसी संख्या जो परिमेय न हो उनको अपरिमेय बोलते हैं। जैसे सुनो, √3, ये देखो, ये अपरिमेय संख्या है। अंडर जानते हो वर्गमूल का चिन्ह? √5 ये अपरिमेय संख्या है, √7 ये अपरिमेय संख्या है, √13 है, ये अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय न हो उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय। परिमेय संख्या कौन होती हैं? जो P/Q के रूप की होती हैं, जहां P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक, और दोनों सहअभाज्य होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? सहअभाज्य। अच्छा बताओ, 0 पूर्णांक है कि नहीं है? है, क्योंकि 0 को लिख सकते हो 0/1, ये देखो 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, बोलो, और दोनों सहअभाज्य हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा ना तो संख्या परिभाषित हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं जो बताने जा रहा हूं उसमें 2 संख्याएं और, एक होता है वास्तविक संख्याएं और एक होता है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। काल्पनिक संख्या को रियल नंबर ऐसी संख्याएं, देखो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकें, बस सीधा सीधा है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर क्या करें? दिखा सकें, बता सकें कि ये संख्या रेखा पर है। आप जैसे जनरली अगर बात करें तो ऐसी संख्या जो वास्तव में होती हैं वो वास्तविक हैं, और जो होती नहीं है उनकी कल्पना भर करो तो वो काल्पनिक होगी, मगर होती नहीं है। जैसे सुनो, जैसे यहां पर ऐसी संख्याएं
जो संख्या रेखा पर निरूपित होती हैं, जो संख्या रेखा पर निरूपित की जा सके, निरूपित की जा सके, बस एक लाइन की परिभाषा इसकी। संख्या रेखा देखो ऐसे, जैसे मान लो संख्या रेखा बनाया, अभी नंबर लाइन तो तुम्हारे कोर्स में है ही है, पढ़वे करोगे। यहाँ पर मध्य में हम कर देते हैं जीरो। जीरो से इधर जितनी भी संख्या होंगी वो सब पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक, क्योंकि जीरो से बड़ी संख्याएं धनात्मक होती हैं। और अगर इधर आ गए तुम तो इधर सारी संख्याएं ऋणात्मक होंगी। जैसे जीरो के आगे गए 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, ऐसे ही आगे मिलती जाएंगी। इधर आए -1 मिला, -2 मिला और माइनस क्या मिला, 3 मिला। तो अगर वे संख्याएं जिन्हें हम इस संख्या रेखा पे बता सकें, जैसे 1.5 है, तो हम जान गए कि यार ये संख्या वास्तविक है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं 1.5 तो होगा, अब चाहे जहां हो। जैसे 0.55 है तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी, इसका मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा। बात समझ में आ गई ना। जैसे √3 है तो √3 का मान भले ही तुम्हें न याद हो, लेकिन इसका मान 1.73 के आसपास होता है। तो 1.73 जब सोचोगे तो कहोगे कि यार 1.73 1 से तो बड़ी मगर 2 से क्या है, छोटी, तो यहाँ कहीं आ जाएगी वो। जैसे मैं कहूँ पाई, तो पाई होता है 3.14 लगभग, तो 3 से बड़ी होगी और 4 के कहाँ आ जाएगी, बीच में। यानी रियल नंबर ऐसी संख्या जो वास्तव में होती हैं और जिन्हें हम संख्या रेखा पर क्या करते हैं, निरूपित कर सकते हैं, ये संख्या रेखा होती हैं। दूसरी चीज़ ये कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, आभासी संख्याएं भी कहते हैं, आभासी या काल्पनिक संख्याएं। अब आप सोचोगे कि यार ये कौन सी आफत है कि ये काल्पनिक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर। शॉर्टकट में IMG लिख देते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्या जो वास्तविक ना हो वो काल्पनिक कहलाती हैं। अब तुम सोचोगे कि यार काल्पनिक का मतलब जो संख्या होती ना हो, तो जब होती ना होंगी तो यार दिखाएंगे कैसे। अच्छा, तो कक्षा 8 में तुमने पढ़ा है कि 5 का वर्ग क्या होता है, 25 पढ़े हो, 5 स्क्वायर 25। अच्छा, -5 का वर्ग क्या पढ़े हो, 25। वर्ग सदैव धनात्मक होता है, यही तो पढ़े हो, कि कभी ऋणात्मक भी पढ़े हो। 6 का वर्ग क्या होता है, 36, और -6 का वर्ग क्या होगा, 36। यानी वर्ग सदैव धनात्मक होता है, ये आपने पढ़ा। और अगर मान लो मैं लिख दूं √ के अंदर -36, तो क्या ये हो सकता है? अरे 36 का वर्गमूल तो निकल आएगा, क्योंकि वर्ग धनात्मक होता है। जब वर्ग सदैव धनात्मक होता है तो वर्गमूल धनात्मक का ही तो निकलेगा। जब वर्ग ऋणात्मक होता ही नहीं है, जब वर्ग ऋणात्मक होता ही नहीं है तो वर्गमूल ऋण संख्या का हो ही नहीं सकता। लेकिन हम लिख दिए हैं कि -36 का वर्गमूल निकालो। अरे भैया, वर्ग तो प्लस होता है, तो माइनस का वर्गमूल कहाँ से निकाल आएगा? 5 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन -5 का निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो ऐसी संख्याएं जो निगेटिव हों, ऋणात्मक हों, उनका वर्गमूल अगर ले लिया जाए तो वो संख्याएं सब क्या होती हैं? काल्पनिक। √-1 को तुम्हारे कोर्स के बाहर है, इसको आयोटा से व्यक्त करते हैं। √ के अंदर अगर -1 लिखा हो तो इसको आयोटा से व्यक्त करते हैं। ये कक्षा 11 में पढ़ोगे, आयोटा, आई से व्यक्त करते हैं। और देखो, जैसे √ के अंदर -36 है और इसको तुम्हें लिखना है, तो कैसे लिखोगे? देखो इधर इसको लिख ले √36 और गुणे -1 कर लिया अंदर, तो 36 में -1 का करोगे गुणा तो -36 ही तो आएगा। लेकिन 36 का वर्गमूल हो गया 6, और चूंकि ये बचा अब √ के अंदर कितना, -1, और √ के अंदर -1 को क्या बोलते हैं? आयोटा। तो ये हो गया 6 आयोटा। ये यानी √ के अंदर -36 है तो उसको बोला जाता है 6 आयोटा। जैसे √ के अंदर -3 लिख दूं मैं, या √ ये -3 मैंने लिखा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो
√3 और गुणे अंडर रूट के अंदर -1। √3 तो ठीक है, ये लिख दिया मैंने, लेकिन ये हो ही नहीं सकती, तो इसको काहे से व्यक्त करते हैं? आयोटा से। तो इस प्रकार दो संख्याएं और होती हैं, एक रियल नंबर होती है, एक इमेजिनरी नंबर होती है। रियल का मतलब जो संख्या वास्तव में होती हो, और अगर वास्तव में संख्या होती होगी तो उसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, और अगर संख्या होती न होगी तो सवाल ही नहीं है कि हम उसे संख्या रेखा पर दिखाएं। जैसे अंडर रूट के अंदर मैं तुमसे कह दूँ अंडर रूट के अंदर -36 संख्या रेखा पर दिखाओ, तो वो संख्या नहीं हो सकती है, तो संख्या रेखा पर कहाँ दिखा पाओगे बताओ? तो ये दो प्रकार की संख्याएं और हैं, वास्तविक तथा आभासी संख्या। तो ये नोट कर लो, फिर कुछ सूत्र लिखाएंगे कल के लिए याद करने के लिए। अब मैं तुमको कुछ सूत्र लिखे दे रहा हूँ, उनमें कुछ तो तुम्हें याद ही होंगे फार्मूला, और कुछ न याद हो तो घर से याद करके लाना। तो उनको लिख लो। पहला नंबर, पहले तो जनरल वाले लिखा दें। पहला नंबर a + b का होल स्क्वायर, तो याद होगा ये बराबर होता है a² + b² + 2ab। दूसरा लिख लो a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। तीसरा लिख लो a + b × a - b, ये बराबर होता है a² - b²। चौथा लिख लो a + b का होल क्यूब, ये बराबर होता है a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a - b, वो सॉरी कोष्टक में a + b। पांचवा लिख लो a - b का होल क्यूब, ये बराबर होता है a³ - b³ - 3ab कोष्टक में a - b। तो ये तो बेसिक हैं जो तुम्हें याद होना ही चाहिए। अभी और 2-3 हैं जो तुम कक्षा 8 पढ़ा होगा। a³ + b³ बराबर एक कोष्टक में a + b, दूसरे में a² - ab + b²। अगला है इसी का a³ - का b³ बराबर एक कोष्टक में a - b, दूसरे में a² + ab और प्लस का b²। एक तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है एक ये वाला सूत्र भी लिख लेना 8वें नंबर में, a + b + c का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a² + b² + c² + 2 कोष्टक लगा के ab + bc + ca। तो चाहे कोष्टक लगा के बाहर कॉमन ले लो और चाहे कोष्टक तोड़ के लिख दो। 2ab बंदर है क्या इधर देखो, 2ab 2bc 2ca, बंदर भी पढ़ने आ गया है। चलो कोई बात नहीं, उसको अच्छा लगा, चुपचाप बैठे देख रहा था, शांति से बैठा था। फिर इसके बाद है जैसे ये वाला लिख लो। अब 9वां सवाल, 9वां नंबर a² + b² + c² - ab - bc - ca, ये बराबर होता है 1/2, ये बराबर होता है 1/2 a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। तो ये वाला शायद तुम्हें ना मालूम हो। तो ये होता है a² + b² + c²। उसमें कट तो नहीं रहा, पूरा आ गया है। हाँ, a² + b² + c² माइनस ab - bc - ca, ये बराबर होता है 1/2 a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। राइट है ना? अच्छा, इसमें यदि इसी में यदि a + b + c ये बराबर 0 एक अन्य टाइप का है, ये पता है। अच्छा, तो इसको पहले चलो अलग से लिखा देते हैं, फिर ये तुम्हें बता दिया गया। 10वां है a³ ये वाला होगा a³ + b³ + c³ - 3abc, ये बराबर होता है a + b + c कोष्टक में a² + b² + c² - ab - bc - ca। ये सूत्र है।
तो अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, यदि इसमें हम कह दें कि a प्लस बी प्लस सी ये बराबर 0 हो जाए, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये 3 ABC उधर जा करके प्लस बराबर बन जाएगा। तो बराबर हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC, राइट। तो ये भी सूत्र जो है काफ़ी अच्छा सूत्र है, तो ये नोट कर लो। अच्छा ये बताओ, जैसे ये मैंने बता दिया a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मान लो मैं कह दूँ a की घाते 4 माइनस बी की घाते 4, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगा दोगे। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो a स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक कोष्टक में हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे में आएगा a स्क्वायर माइनस, और उसको फिर से लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ गए? तो ये भी आप चाहें तो नोट कर लें। तो इसमें जो भी ना आपको आता हो वो भी नोट कर लो, जो आता है वो भी नोट कर लो, तो एक तरह से आपको सब सूत्र मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो इतना आपके पास सूत्र कलेक्शन हो